नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले बताएंगे कैसे किया गया उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन पर कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष उद्योग बंधु बैठक का आयोजन। साथ ही आपको बताएंगे कब वरोला सगम बिहार के सियाराम वृद्धाश्रम बना असहाय बुजुर्ग का सहारा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अलीगढ़ में डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर हो रहा मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण का कार्य। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लोकदल व राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने जातीय जनगणना कराने को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हाहाकार मचाने वाले नेताओं पर जातीय जनगणना को लेकर जोरदार हमला बोलते हुए तीखी टिप्पणी कर बड़े ही सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 1931 में अंग्रेजों के द्वारा देश को बांटने के लिए जातीय जनगणना कराई गई थी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि अब उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ नेता जिनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। ऐसे नेता जातीय जनगणना कराए जाने पर जोर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सक्षम सरकार जातीय जनगणना कराने की मांग करने वाले पर एनएसए और देशद्रोह कानून के तहत कार्यवाही करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को बांटने के लिए राजनीति नहीं होती, बल्कि समाज को जोड़ने के लिए ही राजनीति होती है। ऐसे ही और भी मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज 29 साल 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया। 1993 में लागू हुआ था। 29 साल बाद भी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार जो पंचायतों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें सभी सरकारों की सरकारें रह ली, चाहे भाजपा आज है, पहले बसपा थी, कांग्रेस थी और आपके समाजवादी पार्टी, सभी सरकारें बदली। सरकार पे सरकार चेहरे पर चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन गांवों के हालात नहीं बदल रहे। गांवों की जो मूलभूत सुविधाएं उनका हल नहीं हो रहा। कोई फ्री राशन बांट के काम चलाना चाह रहा है, कोई फ्री में टॉयलेट बांट के काम चलाना चाह रहा है, लेकिन जो गांव को मूलभूत सुविधा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करें और सारे का सारा अधिकार ग्राम सभा को दें, ग्राम पंचायत को दें, ताकि वो अपने विकास की योजनाएं बना सकें। आज दिल्ली और लखनऊ के एयर कंडीशन कमरों में बैठ के गाँव के विकास की योजना बनती है, जो धरातल पर जाकर जीरो हो जाती है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इसीलिए प्रधान पूरे जिले के प्रधान परेशान है, पूरे प्रदेश के प्रधान परेशान है। प्रधान बनने के बाद भी वो जनता के हितों को सहायक नहीं बन पा रहे। उन्हें खाली एक मोहरा बना के रख दिया गया है। आज उनसे कहा जा रहा है कि गाय को रखाइए, 30 रुपये पैसा लीजिए और गाय को रखाइए। आज आप बाउंड्री वॉल बनवाइए, आज आप वो पंचायत खाना बनवाइए। तो प्रधान कोई वर्कर नहीं है सरकार का कि जो खाना बनवाएगा या बाउंड्री वॉल बनवाएगा या पशुओं को रखवाएगा। अगर पशुओं को रखना है तो विधायक जी क्यों नहीं रखते? हर विधायक को कम से कम 4000 पशुओं को रखना चाहिए, हर सांसद को 10,000 पशुओं को रखना चाहिए। एक विधायक का चुनाव से ज़्यादा कठिन, सांसद के ज़्यादा चुनाव से कठिन प्रधान का चुनाव होता है, लेकिन उसे सरकारी वर्कर बना के रख दिया है। तो आज देश के हालात इसीलिए नहीं सुधर रहे, प्रदेश के जेल गांवों के हालात इसलिए नहीं सुधर रहे कि जनता तो उन्हें 100% वोट देती है, लेकिन वो परेशान, वो विकास में सहायक नहीं हो पा रहे। जो जनता को चाहिए कुछ मिल रहा है कुछ। तो ये जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है लागू नहीं हो रही, पंचायतों को अधिकार नहीं मिल रहे। तो प्रधान चाहते हैं कि पंचायतों को अधिकार मिले, उनके विकास की योजनाएं बने और गाँव, जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था, वो लागू हो। ये नहीं कि ऊपर से टॉयलेट बांट दिए, ऊपर से फ्री राशन बांट दिया, इससे देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा अगर देश के लोग गांवों में बैठ के अपने विकास की योजनाएं बनाएंगे और सारे के सारे अधिकारी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार उनको मिलेंगे, तभी देश का विकास होगा। ये बात केंद्र और प्रदेश सरकारों को समझनी पड़ेगी, अन्यथा ऐसे ही सरकार पे सरकार चेहरे पे चेहरे बदलेंगे। गाँव के हालात ना कल बदले थे, ना आज बदले हैं और आगे भी नहीं बदलेंगे अगर ये व्यवस्थाएं नहीं बदली। तो प्रधान चाहते हैं, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो ब्लॉकों की तालाबंदी करी जाएगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हो सकता है कि आगे चलकर पूरे के पूरे प्रधान, पूरे के पूरे पंचायत प्रतिनिधि त्यागपत्र देने को भी मजबूर हों अगर ये सरकार व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करती। तो सरकार से निवेदन है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करें, 29 विभागों के प्रशासनिक वित्तीय अधिकार पंचायतों को सौंपे। खड़ंजा लगाना, हैंडपंप लगाना और नाली बनवाना ये विधायक या सांसद का काम नहीं है, ये प्रधानों का काम है, पंचायतों का काम है। उन्हें 1931 में जातीय जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी देश को बांटने के लिए। छत्रप बना दिए गए हैं, जातियों के जैसे कबीलों के सरदार होते हैं वो बना दिए गए हैं। कोई राजभरों का सरदार है, कोई यादवों का सरदार है, कोई ठाकुरों का सरदार है। ये जातीय छत्रप जो बनाए जा रहे हैं, उनकी जनगणना कराना चाह रहे हैं, इससे देश का विकास नहीं होगा। अंग्रेजों ने देश को विकास बांटने के लिए कराई थी। आज नेताओं के पास कुछ नहीं बच रहा, तो कुछ लोग, कुछ जो बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य नेता ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराओ। जातीय जनगणना से समाज को बांटना है। अगर कोई जाति कम है तो क्या आप उसको सुविधा देना कम कर दोगे, या कोई जाति ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा
ज़्यादा सुविधा दे दोगे? आप इससे हासिल क्या करना चाह रहे हो? आप सिर्फ राजनीति करने के लिए जातीय जनगणना करा रहे हो। समाज में जाति नाम का तो शब्द ही नहीं होना चाहिए, और बल्कि अगर सक्षम सरकार हो तो जो जातीय जनगणना की बात करे, समाज को बांटने की बात करे, उस पर तो NSA के अंतर्गत देशद्रोह का कानून चलना चाहिए, क्योंकि समाज को बांटने के लिए राजनीति नहीं होती, समाज को जोड़ने के लिए राजनीति होती है। हमने जब 2011 में कांग्रेस सरकार ने केंद्र जातीय जनगणना की बात करी थी, तब भी हम लोगों ने विरोध किया था, लखनऊ के रविंद्रालय में भी कहा था, और हमने कहा था हमारी जाति हिंदुस्तानी, हम सब लोग इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं। बाद में हम हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, अलग अलग जातियों में हो सकते हैं, लेकिन हम पहले इंडियन हैं। हमें इंडियन की तरह से ट्रीट किया जाए, ना कि ये कहा जाए कि हम पिछड़े हैं, कि दलित हैं, कि हम यादव हैं, कि ठाकुर हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। जातीय जनगणना समाज के लिए खतरनाक है। हो सकता है वोट बैंक के लिए लोगों को आसान हो रही हो, लेकिन वो लोग सिर्फ समाज को बांट के, चूंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, समाज को बांटना चाहते हैं। और जातीय जनगणना नाम की चीज़ तो होनी ही चाहिए, जिसका लोकदल और चौधरी चरण सिंह जी भी कभी जातीय जनगणना के साथ में नहीं थे। उन्होंने भी कभी जातीय सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था, और हमेशा कहा था कि समाज को जोड़ो, किसान को जोड़ो। चौधरी साहब किसान की बात करते थे, वो ये नहीं करते थे कि यादव या जाट या अहिर की बात करें या कुर्मी की बात करें, वो हमेशा किसान की बात करते थे। तो आज ये जातियों के नाम पे जो छत्रप, जिनके पास नेतागिरी खत्म हो चुकी है, छत्रप जो बन रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये गलत है देश के लिए, और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोकदल इसका विरोध करता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन अवसर पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष उद्योग बंधु बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह का LED स्क्रीन के माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। आपको बता दें कि 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां, सर्वाधिक MSME इकाइयां, 6 एक्सप्रेसवे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगल विंडो पोर्टल, अन्य चीजों के साथ प्रदेश देश में प्रथम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन, निवेशकों के बिजनेस को नई रफ्तार देगा। इस मौके पर कई निवेशकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। What you want to say that? I would just want to say I attended the conference and I was there at the inaugural meeting with the Honourable Prime Minister and the Chief Minister. That was very interesting to listen to, and I think the excitement and passion for investment in UP was very good for foreigners to see, and those that were there were very excited about the prospects for investing in UP. What you want to say that Yogi Adityanath CM Uttar Pradesh? Say that again? Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, what you want to say that? What do I want to say to him? Continue the good work, keep the infrastructure going, and make it easier, cut the bureaucracy, make it easier for us businessmen to invest. How many crore you are submitted UP summit? What are we? 50, 50 at this point. and already we have 40 crores since 2014. Thank you. उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था, और आज उसका समापन भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा हुआ है। आज हमारी जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक भी थी, जिसमें हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदया का उद्बोधन सुना है, और यहाँ पर लोग बहुत ही उत्साह में हैं। अलीगढ़ जनपद में ही 48,000 करोड़ 48,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव अब तक आ चुके हैं, जिनके MOUs हमारे द्वारा साइन किए जा चुके हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि जनपद के उद्यमियों के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और सदर्न स्टेट जो हमारी हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ तक के इन्वेस्टर्स ने अपनी रुचि दिखाई है और उन्होंने हमारे साथ MOUs किए हैं। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं मिस्टर रोजर, ये स्पेन के रहने वाले हैं, और इन्होंने भी मेटल इंडस्ट्री में अपने यहाँ जो सिस्टर कंसर्न है, उनकी जो एक सहयोगी संस्था है, उसके साथ मिलकर 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और वो भी हमारे साथ हैं। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश कितना बदल रहा है, और एक ये उत्तर प्रदेश अपनी कानून व्यवस्था, अपनी डेमोग्राफी, अपना जो इसकी टोपोग्राफी है, उसके कारण पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम भारतवर्ष की लगभग 1/5वें हिस्से की आबादी को समाये हुए प्रदेश हैं। हमारे पास बहुत विविधतापूर्ण निवेश के लिए अवसर हैं,
जिनमें सांस्कृतिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, एग्रीकल्चर सेक्टर के नज़रिए से और बहुत सारी चीज़ों की दृष्टि से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्याप्त अवसर हैं और इन अवसरों को लोग समझ रहे हैं। इसीलिए न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों से लोग यहाँ पर निवेश के लिए उमड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है और जो उनकी आकांक्षा है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश होने के नाते ग्रोथ इंजन बने, देश के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बने, वो दिन दूर नहीं जब हम आगे से लीड कर रहे होंगे और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगी। हमारे पीछे और हमारे छोटे छोटे जो अन्य सहयोगी प्रदेश हैं वो खड़े होंगे और आने वाला जो समय है वो भारतवर्ष का है। और भारतवर्ष का जब है तो मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि हमारे पास एक युवा आबादी है, हमारे पास दक्ष मैन पावर है, हमारे पास टेक्निकल नो हाउ जानने वाले लोग हैं। हम सॉफ्टवेयर और अन्य चीज़ों के कारण अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र वरौला सगम बिहार में सियाराम वृद्ध आश्रम के संचालक ने उठाए सराहनीय कदम। बता दें कि सियाराम वृद्ध आश्रम में संचालक सत्यदेव शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल मलखान सिंह के गेट पर एक बुजुर्ग 4 दिन से पड़े हुए थे, जिसकी सूचना उन्हें मिली, जिसके बाद वे तुरंत मलखान सिंह गेट पर पहुंचे और असहाय बुजुर्ग बाबा से पूछा तो उन्होंने अपना नाम बाबूलाल मानिक चौक बताया, जिसके बाद वे पड़ोस की दुकान से पानी लेकर उनके मलमूत्र साफ कर उन्हें नहला धुला कर अपने आश्रम में ले आए। बता दें कि आश्रम के संचालक का कहना है कि ऐसे असहाय बुजुर्ग लोगों की सेवा करने का मौका मिला है, इससे बड़ी दूसरी पूजा नहीं। असहाय वृद्ध लोगों के सहयोगी बनना ईश्वरीय अनुकंपा पाना है। पढ़ी, क्या नाम है आपका? और ये बाबा जो मिले आपको मलखान सिंह में? जी मेरा नाम सत्यदेव शर्मा है और मैं एक वृद्धाश्रम का संचालन करता हूँ। ये जो है मुझे मलखान ने सूचना दी थी कि मलखान सिंह पे एक बुढ़े पड़े, तो हम गए तो इन्हें हमने साफ़ किया, लेटरिन में सने हुए थे और साफ़ करके हमें नहलाए, क्योंकि हमें जो है कोई भी बुजुर्ग हो वो हम अपने माँ बाप की दृष्टि से उन्हें देखते हैं और इसीलिए हमने ये आश्रम चलाया है कि जितने भी यहाँ वृद्ध हैं वो हमारे माँ और बाप के समान हैं और उनकी सेवा हम अपने माँ और बाप ही समझकर करते हैं। तो आप कहाँ लेके आए इन्हें? ये हम सियाराम वृद्धाश्रम में लाए, जिसका मैं संचालन करता हूँ। तो इनके घर वालों को पता लगा कहाँ के रहने घर वाले? वालों का कोई पता नहीं, बस उस पर लिखा हुआ था, इनके गले में एक कागज़ लिखा हुआ पड़ा था कि बाबूलाल मानिक चौक अलीगढ़, और कुछ नहीं था उसमें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा विगत दिनों के देवी ट्रस्ट की परिसंपत्तियों एवं भवनों का शासकीय हित में जन उपयोगी बनाए जाने का बीड़ा उठाया गया है। जनहित में लिए गए अपने फैसले को अब जिलाधिकारी द्वारा धरातल पर मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को एएमयू चुंगी गेट जमालपुर रोड स्थित के देवी ट्रस्ट के भवन में चल रहे साफ सफाई, सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया, जिसे लेकर डीएम ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिसर में चल रहे कार्यों को गुणवत्ता परक ढंग से कराया जाए। इसके साथ ही मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही डीएम ने और भी बहुत कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जीर्णोद्धार हुआ तो क्या मंशा रही? यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित होने जा रहा है। ये एक अबेंडेंट ट्रस्ट की बिल्डिंग थी जिस पे भूमाफियाओं की निगाह थी और वो इस पे कब्जा करके इसको तोड़ना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे। इसको रोका गया है, बचाया गया है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब इस बिल्डिंग में आंगनबाड़ी केंद्र 3 संचालित होंगे। इसके अलावा आधार बनाने का एक केंद्र संचालित होगा। तो इस प्रकार से ये सार्वजनिक उपयोग में, बच्चों के उपयोग में आने के लिए भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई बिल्डिंग है। इसका रेनोवेशन कराया गया है, बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसको खूबसूरत बनाया गया है और अब ये जनोपयोगी बनाकर लोगों को शीघ्र ही समर्पित कर दी जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की खैर कोतवाली इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत
वांछित अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस टीम गठित की गई थी। तभी मुखबिर की सूचना पर पत्नी की हत्या में वांछित चल रहे अभियुक्त प्रदीप कौशिक उर्फ दीपक पुत्र विष्णु स्वरूप कौशिक निवासी गांव गौमत थाना खैर को गठित टीम के मुखबिर की सूचना पर गांव चमन नगरिया से गिरफ्तार किया गया। वहीं अब पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के खैर कोतवाली क्षेत्र के सोफा नहर की पटरी उमरी गांव के समीप नहर में लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से गांव में सनसनी मच गई। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर खैर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने लोगों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर अलीगढ़ मोर्चरी के लिए भेज दिया। वहीं अभी तक पुलिस को मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? सोफा के। अच्छा, क्या मामला हुआ है? ये नहर पे ये कहाँ पे आ गई है, बॉडी ना कह सके। अच्छा, किसकी बॉडी है ये जेंट्स की है। अच्छा, देखने में दिखाई दे। किस जगह पर है ये मिली है? ये सोफा नहर पुल रेसरी मार्ग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब कहाँ पे निकाला गया, कैसे निकाला गया है? अब ये पुलिस वालों की मदद से, गांव वालों की मदद से निकाला गया। अच्छा, कहाँ के लिए भिजवाया गया है ये अलीगढ़ साहब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। अच्छा, अपनी लगभग प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी करना है इनको। अच्छा, लगभग कितनी पुरानी होगी ये? 1 हफ्ते से ज़्यादा है। और उम्र क्या हो सकती है इसकी लगभग? मेरे अंदाज में 50 साल से आसपास। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।